मोदी साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे अब तक। उन्होंने भारत पर जो टैरिफ है वो पहले 25% लगाया था और बढ़ा करके 50% कर दिया, जो अगस्त के आखिरी हफ्ते से लागू होगा। 25% आज से लागू हो गया है। इसका इम्पैक्ट भारत में क्या होगा? यूएसए जो है भारत के सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर्स रहा है हमेशा। ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया है वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए आपदा है। हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार होने की संभावना है। हमारे केंद्रीय सरकार ने इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया। बार बार सिर्फ बोलना कि हमारे सरकार कृषि के हित में काम करेगी, ये बोलने से तो होता नहीं है। जब काम में हम देख रहे हैं बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। ये सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकेगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका जो करता है अगले 2-3 महीने में उसको एकदम अंधे की तरह फॉलो करता है। ये जो इन्होंने 50% लगाया है, ये एक बहुत बड़ा, इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इकोनॉमिक्स के टर्म में। हम पूरे दुनिया में सबसे डिसएडवांटेज कंट्री के तौर पे अब देखे जाएंगे। मुझे लगता है मोदी जी झुकेंगे नहीं और लेट जाएंगे, क्योंकि उनका हमेशा अमेरिका के सामने ऐसा ही रवैया रहा पिछले 10 सालों तक। अगर हम थोड़ा स्ट्रांगली इसको अपोज करें और हम इसमें ना डरे तो मुझे लगता है कि अमेरिका भी हमारे सामने झुकेगा। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अभी आपने द रेड माइक दुनिया में सौरभ कुमार शाही और संकेत उपाध्याय से सुना कि किस तरीके से ट्रम्प साहब, जो मोदी साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे अब तक, उन्होंने भारत पर जो टैरिफ है वो पहले 25% लगाया था और बढ़ा करके 50% कर दिया, जो अगस्त के आखिरी हफ्ते से लागू होगा। 25% आज से लागू हो गया है। अब टैरिफ मतलब टैक्स समझ लीजिए। अब इसका इम्पैक्ट भारत में क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और ख़ासकर किसानों और जो पशुपालक हैं उन पर। मोदी साहब ने बयान दिया है। मोदी साहब ने कहा है कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। अब समझिए कि टैरिफ बढ़ा देने का मतलब है कि भारत से जो सामान अमेरिका जा रहा है उस पर अब तक 2.8% का टैक्स लगता था, वो अब 50% लग जाएगा। अब सोचिए कि भारत के सामान पर 50% टैक्स लग जाएगा, यानी उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो लोग क्यों खरीदेंगे अमेरिका में? और फिर यहाँ उसका इम्पैक्ट होगा। जब आपका सामान ही नहीं खरीदेंगे अमेरिका में जो यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ तो लोग बेरोजगार होंगे। किसानों के क्या हालात होंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। भाई, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं। हमारे साथ राहुल बाल साहब हैं, जो किसानों के बीच, मजदूरों के बीच काम करते हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं। राहुल साहब, शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मोदी साहब कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या हैं? देखिए, मैं तो एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के नाते ये बोलना चाहूँगा कि ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया है वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए आपदा है, क्योंकि यूएसए जो है भारत के सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर्स रहा है हमेशा। और एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि यूएसए में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो नॉर्मली बहुत लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स करते हैं। हम गाड़ियाँ एक्सपोर्ट नहीं करते। हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे कपड़े करते हैं, हमारे जो किसान हमारी जो पैदावार का ऑर्गेनिक फूड्स करते हैं, हम सी फूड्स करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा श्रिम्प इंडस्ट्री है जो जाते हैं यूएसए में। अब ये जो है 50% जो टैरिफ बढ़ गया, इसका मतलब है कि हम दूसरे देशों से महंगे वहाँ पे हो जाएंगे। और आपको सबसे बड़ी बात देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी अमूमन एक ही टाइप की जीविका रहा है। वहाँ पे भी किसान यही चीज़ उगाते हैं, वहाँ के भी मछुआरे ऐसे ही मछली उठाते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हम बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इसका यही इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो सामान जाता है वो उनके सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट्स में जाते हैं। वो अगर महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो यहाँ से उसका एक्सपोर्ट नहीं होगा। और एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो है वो सारे बैठ जाएगा। हज़ारों लाखों लोग
बेरोज़गार होने की संभावना है। जो भारत में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं। अब अमेरिका उसमें एंट्री चाहता है कि भाई अमेरिका के दूध से बने सामान और एग्रीकल्चरल चीज़ें भारत में मार्केट में हो, और मोदी साहब कह रहे हैं उस पर हम समझौता नहीं करेंगे, और हम समझौता नहीं कर रहे हैं तो अमेरिका हम पर ये टैरिफ लगा रहा है, ये टैक्स लगा रहा है। उन्होंने इंडायरेक्टली कहने की कोशिश की। मोदी साहब ट्रम्प साहब का नाम नहीं लेते हैं, और वो इनडायरेक्टली हमेशा अपनी बातें कहते आए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा हो कि किसी नेता ने हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता नहीं कराया, तो वो नाम नहीं लेते हैं। अब इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि भारत की जो जीडीपी है उसमें कृषि की हिस्सेदारी 16% है, और कामगार भी यहाँ पर हैं। अब कृषि कानूनों को भी वापस लिया गया, तो आपको लग रहा है वाकई क्या भारत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है कि ये अमेरिका के डेयरी प्रोजेक्ट्स हैं? और उस पर 3 बिंदु हैं, वो भी मैं चाहता हूँ कि करें। लोग ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ प्रिंसिपली बेचना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो गाय का चारा होता है उसमें नॉन वेजिटेरियन मिला होता है, वहाँ के जो पशु आहार होता है, तो वो भी एक बात कही जा रही है। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी जी क्या करेंगे उसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, बट अगर पिछले 10 साल की बात हम देखें, एक के एक बाद एक हमारे जो कृषि में जेनेटिकली जीएम प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स आया है हमारे देश में। वो कॉटन में आया है, वो हमारे ब्रिंजल मतलब बैंगन में आया है, और भी बहुत सारे सब्जियों में आई हैं। उससे हमारे किसानों का पैदावार जो है वो बहुत हद तक रुकी हुई है, क्योंकि उसको लगातार आपको खाद देना पड़ता है और हर साल ज़्यादा खाद देना पड़ता है। और वो एक बीज से घर में आप नया पौधा तैयार नहीं कर सकते, आपको हर साल बीज भी खरीदना पड़ता है। उसके लिए स्पेशल फंगीसाइड्स मिलती हैं, पेस्टिसाइड्स मिलती हैं। तो अगर आप एक बार जीएम लगाते हो तो पूरे व्यवस्था जो वो एकदम कमर्शियल हो जाता है, आपको पूरा जो सप्लायर उसके ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारे देश में पिछले 5-7 सालों में जीएम सीड्स के बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ है। बार बार जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है उनके बोलने के बाद भी हमारे केंद्रीय सरकार ने इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया। बार बार सिर्फ बोलना कि हमारे सरकार कृषि के हित में काम करेगी, ये बोलने से तो होता नहीं है। जब काम में हम देख रहे हैं बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादनकारी देश है। यहाँ के जो हमारी देशी गाय जो है, देसी गाय का जो दूध है उसमें ऐसे बहुत सारी खूबियाँ हैं जो अमेरिका में जो आपका स्टेरॉयड्स और जो मेडिसिन से पला हुआ जो वहाँ पे बछड़ा है या गाय है उसके दूध में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे इतना बड़ा मार्केट है, क्योंकि 150 करोड़ लोगों का मार्केट है ये जो दूध का मार्केट है, क्योंकि दूध बच्चे से लेके बूढ़े तक पीते हैं। तो उसको कैप्चर करने के लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रेशर कुछ दिनों से ही दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम देखें कि हम एक के बाद एक अमेरिका के सामने हर चीज़ में झुक रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनकी सिर्फ बात हम देख पाएंगे, कुछ वो झुकेंगे ही झुकेंगे आज नहीं तो कल। क्योंकि ये जो इन्होंने 50% लगाया है ये एक बहुत बड़ा, इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इकोनॉमिक्स के टर्म में। हम पूरे दुनिया में सबसे डिसएडवांटेज कंट्री के तौर पे आप देखे जाएंगे। सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा जो अमेरिका ने किया है, फिर आगे हो सकता है ब्रिटेन भी ये मांग करे, यूरोपियन यूनियन के भी देश ये मांग करें। तो आपको लगता है कि जो 50% टैरिफ लगा करके ट्रम्प साहब जो भारत को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई बुली करने की कोशिश है कि अगर हम उनके प्रोडक्ट्स को एंट्री नहीं देंगे, खासकर एग्रीकल्चर और ये उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को या जीएम क्रॉप्स को, तो वो हम पर हमारा हाथ मरोड़ेंगे। सिर्फ बात इतनी है, पीछे कुछ और भी है जो आपको लगता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया ये सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकेगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका जो करता है अगले 2-3 महीने में उसको एकदम अंधे की तरह फॉलो करता है, बिकॉज उनके जो इकनॉमी है वो पूरा अमेरिका के दया से चलता है। अगर वो लोग भी ऐसे करने लगे, खास करके अफ्रीका के कुछ देश है, कुछ यूरोप के देश है जो बिल्कुल निर्भर है अमेरिका के ऊपर उनके हर चीज़ के लिए, तो वो लोग भी अगर इसको फॉलो करने लगे तो हमारे सामने बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा ही होगा। दूसरी बात है, मैं तो ये समझता हूँ हमारे विदेश नीति के बहुत बड़ा
फेलियर है, क्योंकि एक तो हमने देखा है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हम लोगों ने देश के सामने जो सत्य रखा और ट्रम्प साहब ने जो बोला उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। ट्रम्प साहब ने 33 बार बोल दिया कि वही उन्होंने ही नेगोशिएशंस कराए थे। उसके बाद वो हमारे दुश्मन नंबर 1 जो कंट्री है पाकिस्तान, उनके जो आर्मी जनरल है मुनीर साहब, उनसे भी लंच कर लिया उन्होंने। फिर उनको अमेरिका के प्रोत्साहन से ही जो नेशनल कमेटी अगेंस्ट टेररिज्म है, जो यूएनओ का जो कमेटी है, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने चेयरमैन बना दिया। फिर पाकिस्तान को सिर्फ 19% लगाया टैरिफ, हमारा 25 से बढ़ा के अब 50 कर दिया। तो ये सब जो चीज़ है, ये मैं यही कह सकता हूँ कि हमारी विदेश नीति में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इस वजह से ये सब हो रहा है। राहुल साहब, आपने बताया अब अमेरिका चाहता है कि भाई उसकी एंट्री हो भारत के एग्रीकल्चरल मार्केट में, चावल, मक्का, गेहूं, उसके मिल्क प्रोडक्ट्स और खासकर जीएम क्रॉप्स। आप बिहार में भी चुनाव है और बिहार देश का एक बड़ा मक्का उत्पादक प्रदेश है। आप भी गए हैं वहाँ, घूमते रहते हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या ये बिहार चुनाव तक मोदी साहब नहीं झुकेंगे या नहीं मानेंगे अमेरिका की बात, या फिर बिहार चुनाव के बाद जो अभी बोल रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं भले ही मुझे उसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। आप प्रधानमंत्री के तौर पर व्यक्तिगत कीमत अगर उनको चुकानी है तो पूरे देश को ही चुकानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी के खेत हैं, मोदी जी के खलियान हैं, मोदी जी की गाय हैं, वो तो देश के किसानों की गाय हैं, देश के किसानों के खेत हैं, हमारे आपके खेत हैं। तो व्यक्तिगत कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? और बिहार चुनाव को देखते हुए क्या फैसला है, क्योंकि वहाँ मक्का का भी उत्पादन है, चावल का भी उत्पादन है, डेयरी का भी उत्पादन है, और अगर अमेरिका वहाँ पहुँच गया तो वहाँ के किसान नाराज़ हो जाएंगे कि भाई अमेरिका को लेकर के आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है मोदी जी झुकेंगे नहीं और लेट जाएंगे, क्योंकि उनका हमेशा अमेरिका के सामने ऐसा ही रवैया रहा पिछले 10 सालों तक। अमेरिका बार बार हमें अपमान करता रहा, अपदस्थ करता रहा, बट मोदी जी हमेशा ये बोलते रहे कि अरे ट्रम्प साहब तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये हो। बेगूसराय, लखीसराय में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन होता है। बिहार के बहुत सारे ज़िले हैं जो बहुत अच्छे, वहाँ पे धान उत्पादन होता है। अगर जीएम क्रॉप वहाँ पे आ गया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, पूरे बिहार जो है वो बंजर हो जाएगा अगर आप उसमें खाद नहीं डालेंगे। अभी भी बिहार के 30% ज़मीन में ही सिर्फ जो केमिकल फर्टिलाइज़र डलता है, बाकी 70% में गोबर और बाकी चीज़ डलता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर जीएम क्रॉप्स वहाँ पे एक बार घुस गया, मतलब आप बिना फर्टिलाइज़र दिए एक वहाँ पे धान भी नहीं उगा सकते, एक घास भी नहीं उगेगा वहाँ पे, क्योंकि ज़मीन इतना वो खोखला कर देती है। और उस अभी क्या है ना, बिहार के बहुत सारे लोग घर में धान रखते हैं, अगले साल उसी धान को बीज के रूप में वो यूज़ करते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएगा। तो उनका सिर्फ एक नुकसान नहीं होगा, और जीएम क्रॉप्स का रेट जो है वो हमेशा कम रहती है। एक तो उनको आमदनी नहीं मिलेगी क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा उनका फर्टिलाइज़र का कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसके लिए हेवी पेस्टिसाइड्स चाहिए, फंगीसाइड्स चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ प्रोन होते हैं जीएम क्रॉप्स, क्योंकि जेनेटिकली वीक होते हैं, क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं। तो इनके देखभाल करने का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनको ज़्यादा पानी चाहिए। बिहार में कुछ जगह में तो बाढ़ है और कुछ जगह में बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे भी इनका खर्चा बढ़ेगा। तो जहाँ पे 2 फसली ज़मीन है, मुझे लगता है वो 1 फसली में हो जाएगा। जहाँ पे 3 फसली होता है वहाँ पे 1 या 2 फसली होगा। जहाँ पे जीएम क्रॉप आप लगाएंगे वहाँ पे कोई भी सब्ज़ी नहीं उग सकता। तो बहुत सारे बिहार के लोग क्या करते हैं कि एक टाइम वो धान उगाते हैं, एक टाइम वो सब्ज़ी उगाते हैं, तो उनका वो सब बंद हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ वही होगा जो मॉन्सेटो जैसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जो बोलेंगे वही उनको करना पड़ेगा। सेबादास जिसको कहते हैं, हमारा नया ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ये बन के आएंगे, जैसे वो लोग इंडिगो नील का खेती करवाते थे, जैसे होता था बिल्कुल सेम चीज़ होएगा। बिल्कुल सेम चीज़ होगी। बहुत अहम बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आम आदमी समझे कि अमेरिका वाकई में हमारे मार्केट में आके क्या करना चाहता है। कि अगर एग्रीकल्चर में आ गया, 16% जीडीपी का हिस्सा एग्रीकल्चर का है हमारे देश में, वो हिस्सा हमारे किसानों का है और वो सीधे इम्पैक्ट होगा। अब आते हैं, एक बार मैं चाहता हूँ कि ट्रेडर्स पर भी बात करें। हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, खासकर कपड़े की बात आपने की कि भाई कपड़ा जाता है, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब ये 50% जो अगर टैरिफ हो जाएगा अगस्त 1 से, आपको लगता है कि भारत की क्षमता है अमेरिका से 50% टैक्स झेल लेने की? हमारी हैसियत है, मैं ये कहूँगा हमारी हैसियत है क्या इस समय? मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी हमारे जो टेक्सटाइल मार्केट है वो बहुत हद तक
बांग्लादेश ने, वियतनाम ने, ऐसे 3-4 देशों ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है। क्योंकि इसका 2 कारण है। एक है यहाँ के जो रुई है, जो इसका बेसिक मटेरियल है, उसका वो महंगा हो जाना, क्योंकि भारत से जो जाता है वो पॉलिएस्टर नहीं जाता है, मेनली लिनन और कॉटन प्रोडक्ट से बाहर जाता है। तो एक तो महंगी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे खाद से लेके बाकी सारी चीज़ इतना महंगा हो गया पिछले 10 साल में। जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए रुई जो बेसिक मटेरियल है वो बहुत महंगा हो गया। फिर फैक्ट्री का भी मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम है। इसलिए ऑन एन एवरेज हम बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस पोजीशंस में ऑलरेडी है, यूरोप में भी हैं और अमेरिका में भी है। अब ये 50% टैक्स बढ़ने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि इसमें हम लोग 1 मीटर कपड़ा भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इतनी स्थिति ख़राब हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ है, टैक्स के साथ साथ और भी एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और बांग्लादेश को खास करके बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। उसका क्या कारण है वो अलग विषय है, बट ये दोनों टेक्सटाइल मार्केट में हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है। और एक बार अमेरिकी मार्केट अगर हमारे हाथ से छूट गया, मैं लिख के दे सकता हूँ, फिर यूरोपियन मार्केट और जापानीज़ मार्केट भी हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा। जो ट्रेडर्स सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, या बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनके जो हाई एंड कपड़े हैं वो भेजते हैं बाहर, और जो लो एंड है वो देश में भेजते हैं। ये छोड़ के बहुत सारे बाइंग हाउसेज़ हैं जिसमें लाखों लोग काम करते हैं। गुड़गांव में भी बहुत सारे बाइंग हाउसेज़ हैं, बॉम्बे में भी है, हर शहर में है। वो सारे बेकार हो जाएंगे, सारे बेकार हो जाएंगे। आखिरी सवाल राहुल साहब आपसे, हमारे पास विकल्प क्या है? मोदी साहब के पास आज ऑप्शन क्या है? या तो एक तो वो कह रहे चलिए पशुपालक और किसानों को पर आँच नहीं आने दूंगा, चलिए ना आने दीजिए आप, लेकिन जो ऑलरेडी आँच आ जाएगी ट्रेडर्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं अमेरिका में, उनके ऊपर, यहाँ के छोटे मध्यम उद्योग वाले लोगों पर, उसका क्या, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मोदी साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं अब? मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक भारतीय होने के नाते मेरा यही सलाह रहेगा प्रधानमंत्री जी को कि वो इस टाइम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप ले। क्योंकि सेम चीज़ हुआ था इंदिरा जी के समय में भी, जब अमेरिका ने हमें बोला था कि वो गेहूँ हमारे यहाँ पे भेजना बंद कर देंगे ताकि हम भूखे मर जाए। उस टाइम हम लोग फूड डेफिसिट कंट्री हुआ करते थे। तो उसके बाद ये ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा कंसेप्ट आया, और फिर अगले 5-7 साल हमें थोड़ा तकलीफ हुई थी, बट उसके बाद हम खाद्यान्न के मामले में स्वनिर्भर हो गए। तो जो हमें ऐसे थ्रेड दे रहा है, जो बुलिंग करने के लिए बात आप बोल रहे हो, उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के कम से कम 6 गुना ज़्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं। इनके जो परचेस कैपेसिटी है, कंजम्पशन कैपेसिटी है, वो अमेरिका के ऑलमोस्ट बराबर है। अगर आप रोज़मर्रा के चीज़ देखते हो, कंजम्पशन कैपेसिटी अमेरिका के क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो जो लग्जरी आइटम है वो ज़्यादा खरीदते हैं। हमारे यहाँ पे जो लोग रोटी, कपड़ा, मकान लेके रहते हैं, अमेरिकन लोग भी उसी हिसाब से खरीदते हैं। अगर वो देखा जाए तो हम अमेरिका के कम से कम बराबर, अगर ज़्यादा नहीं हो तो बराबर इकोनॉमी है। अगर हम स्वनिर्भर हो जाए और अमेरिका के वस्तुओं को अभी से बहिष्कार करना शुरू करें, और 3-4 सालों में हम जहाँ जहाँ से अमेरिकन इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसमें अगर हम रिप्लेसमेंट करना शुरू कर दें, तो मैं चाहता हूँ अमेरिका को भी बहुत बड़ा एक सबक मिलेगा। ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका हमसे ख़रीदता है, अमेरिका बहुत सारी चीज़ हमें बेचता भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, हमारी जनसंख्या जो है चाइना से भी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जो रोज़मर्रा के छोटे छोटे चीज़ है, आपके जितने से मल्टीनेशनल कंपनीज आप देख रहे हो, उसमें ज़्यादातर कंपनीज़ का हेड ऑफिस जो है अमेरिका में है। उसका जो लाभ्यांश है वो बहुत बड़े हिस्से अमेरिका में जाता है। अगर हम थोड़ा स्ट्रांगली इसको अपोज करें और हम इसमें ना डरे, तो मुझे लगता है कि अमेरिका भी हमारे सामने झुकेगा। अमेरिका भी हमारे सामने झुकेगा। तो जैसे बाल साहब ने बताया कि इंदिरा गांधी के टाइम भी गेहूं को लेके ऐसा ही एक थ्रेट दिया था अमेरिका ने, पर भारत ने मजबूत स्टेप लिया, झुके नहीं, ब्लैकमेल नहीं हुए। अब मोदी साहब पर अब ओनस है कि वो कितना प्रेशर झेल लेते हैं। और जैसे मोदी साहब ने कहा कि इसकी व्यक्तिगत कीमत मोदी साहब को चुकानी पड़ेगी। मोदी साहब नरेंद्र मोदी नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो उनकी व्यक्तिगत कीमत जो है वो पूरे देश पर भी आएगी। फिलहाल हमें लगता है कि 50% टैरिफ अगर लग जाता है, जो लगने वाला है अनाउंसमेंट के हिसाब से, वो भारत की अर्थव्यवस्था को ज़रूर एक चोट पहुंचाने वाला है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।